Hello everyone, welcome to Multi Education Corner. And today we are going to start a very important and most awaited chapter by the 10th class, and that is the rise of nationalism in Europe. Student, in this video we have discussed the basic outline of the chapter, what we are going to study, various events and how nationalism in Europe emerged in general. The idea of painting of Frederick Sorio is also explained in the video. Okay स्टूडेंट, तो बेसिकली नेशनलिज्म इन यूरोप में हम 4 कंट्रीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। फ्रांस, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन के बारे में हम पढ़ेंगे। साथ साथ कुछ आसपास की कंट्रीज़ के बारे में भी हम पढ़ेंगे। स्टूडेंट, जिन लोगों को वर्ल्ड हिस्ट्री अच्छी लगती है या वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में जानना अच्छा लगता है, तो ये चैप्टर उनको बहुत अच्छी वर्ल्ड हिस्ट्री का प्रोस्पेक्टिव देगा। आपको पता चलेगा कि किस तरह से वर्ल्ड हिस्ट्री इवॉल्व हुई है, कैसे जो डेमोक्रेटिक रूल जो आज हम देखते हैं वो आया है, क्योंकि पहले तो डायनेस्टिक रूल चला करते थे, मतलब राजा और महाराजा राज किया करते थे। तो उससे कैसे इवोल्यूशन हुआ, कैसे चीज़ें बदली, वो सारा इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। सो स्टूडेंट, जैसा कि हमारा टॉपिक है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये चैप्टर नंबर 1 है हमारे हिस्ट्री का, क्लास 10th का। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम नेशनलिज्म के बारे में जान लेते हैं। व्हाट इज़ नेशनलिज्म? दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि नेशनलिज्म आखिर होता क्या है। तो स्टूडेंट, नेशनलिज्म मतलब पैट्रियोटिज्म, अ फीलिंग ऑफ लव और प्राइड टू योर ओन नेशन स्टेट। नेशन स्टेट या फिर कंट्री, ठीक है, जो हमारा अपना कंट्री है उसके लिए हमारे दिल में लव की या प्राइड की जो फीलिंग होती है, उसको हम क्या कहते हैं? नेशनलिज्म कहते हैं। अब बात आती है कि नेशन स्टेट, जो मैंने अभी वर्ड यूज़ किया, प्राइड टू योर ओन नेशन स्टेट या कंट्री, तो नेशन स्टेट क्या होता है? तो नेशन स्टेट इज़ द वन इन विच सिटीजन हैव अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी। फॉर एग्जाम्पल, हम अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहाँ इंडिया में कुछ हिंदूज़ भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, सिख्स भी हैं, जैन्स भी हैं, ठीक है, बौद्ध भी है। तो ये सब के सब धर्म तो अलग अलग हैं, लेकिन अगर हम किसी दूसरी कंट्री में जाएं तो हम क्या बोलते हैं कि वी आर इंडियंस। तो वही है कि नेशन स्टेट क्या होता है? इज़ वन इन विच सिटीजन हैव अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी, कॉमननेस इन हिस्ट्री, हिस्ट्री में कॉमननेस। फॉर एग्जाम्पल, जब कॉलोनियल पीरियड इंडिया में था तो हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के ऊपर क्या था? हिस्ट्री अगर हम देखें तो हमारी सबकी हिस्ट्री सेम ही है ना, कि कॉलोनियल पीरियड में ब्रिटिश का राज हम सब के ऊपर था। तो हमारी कॉमन हिस्ट्री हो, कॉमननेस हो हमारी हिस्ट्री में, कल्चर में कॉमननेस हो, लैंग्वेज, ट्रेडिशन, इन सब में। ओके स्टूडेंट, तो नेशन स्टेट का मतलब समझ जाइए, नेशन स्टेट इज़ द वन इन विच सिटीजन हैव अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी, कॉमन आइडेंटिटी का सेंस हो सिटीजन्स के बीच में, कॉमननेस इन हिस्ट्री, कल्चर, लैंग्वेज और ट्रेडिशन। और नेशनलिज्म क्या होता है? नेशनलिज्म वो फीलिंग होती है जो हमारे दिल में हमारे ओन नेशन के लिए, हमारी कंट्री के लिए जो प्राइड और लव की भावना होती है, या पैट्रियोटिज्म कह सकते हैं। तो आई थिंक जो हमारा टॉपिक है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, तो नेशनलिज्म का मतलब यहाँ पर और नेशन स्टेट का मीन यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा। अब यूरोप में हमको नेशनलिज्म के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वो हम इंडिया में पढ़ेंगे, यानी सिर्फ एक कंट्री में पढ़ेंगे जो एशियन कॉन्टिनेंट में आती है। बट यूरोप ऑल्सो क्या है? नॉट अ कंट्री बट इट्स हमारा कॉन्टिनेंट, इसमें सो मैनी कंट्रीज़ हैं। तो हम इस पूरे कॉन्टिनेंट में नेशनलिज्म की भावना कैसे आई, नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे आई, इसके बारे में इस चैप्टर में हम डीपली डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट, ये चैप्टर थोड़ा लेंथी भी है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, बिकॉज फाइनल एग्जामिनेशन में इवेलुएट होगा। सो दैट लेंथी होने की वजह से हम इसको कई सारे लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। 1 बाय 1 हम एक एक पॉइंट को डीपली यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो नेशनलिज्म इन यूरोप में अगर हम स्टूडेंट देखें तो सबसे पहले हम जो कंट्री देखेंगे वो फ्रांस के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। वैसे हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन 9th क्लास में पढ़ा है, वही हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो थोड़ा थोड़ा जिन स्टूडेंट को याद रह गया होगा 9th क्लास वाला चैप्टर, या जिन्होंने बहुत अच्छे से 9th क्लास वाला चैप्टर पढ़ा है, उनको ये बहुत आसान लगने वाला है। उसके बाद हम जर्मनी के बारे में पढ़ेंगे,
इटली के बारे में पढ़ेंगे और ब्रिटेन। ये बेसिक कंट्रीज़ हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा और भी आसपास की छोटी मोटी कंट्रीज़ हैं यूरोप की, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, जो आज की डेट में हमको इन नेम से देखने को मिलती हैं। बट जब नेशनलिज्म यूरोप में स्टार्ट नहीं हुआ था या ये फीलिंग स्टार्ट नहीं हुई थी, तब ये अलग अलग कंट्रीज़ नहीं हुआ करती थी। स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारा मैंने पॉइंट लिखा है, इमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट रिप्लेसिंग मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर ऑफ यूरोप। इमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट मतलब इट मीन्स ज्योग्राफिकल टेरिटरी जिसके टूवर्ड्स आपके सेंटिमेंट्स जुड़े हों, ठीक है। ज्योग्राफिकल एक एरिया या ज्योग्राफिकल टेरिटरी जिसके टूवर्ड्स क्या हो, हमारे सेंटिमेंट्स जुड़े हों, वो आप हमारे लिए या आपके लिए क्या होगा, एक नेशन स्टेट बन जाएगा। बट स्टूडेंट, ये जो नेशन स्टेट होते हैं या मॉडर्न स्टेट कह लीजिए, मॉडर्न स्टेट भी कह सकते हैं, आज की डेट की जो स्टेट हैं, ये आज का कॉन्सेप्ट है। इससे पहले क्या था, इससे पहले मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर हुआ करता था। मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर का मतलब है एक राजा महाराजा किसी पर्टिकुलर एरिया पर अपना राज किया करता था। उनकी कोई फिक्स ज्योग्राफिकल टेरिटरी नहीं हुआ करती थी, जितना उन्होंने जीत लिया, अपने अंडर कंट्रोल कर लिया, उतना एरिया उनका हो गया, और राजा महाराजा रूल किया करते थे इस पर। लेकिन यूरोप में जैसे जैसे नेशनलिज्म की फीलिंग बढ़ती चली गई, उसके चलते क्या हुआ, उसके चलते स्टूडेंट मॉडर्न स्टेट या नेशन स्टेट इवॉल्व होती चली गई। बट हाउ दीज थिंग्स इवॉल्व, ये जितनी भी चीज़ें हैं वो किस तरह से इवॉल्व हुई, ये सोचने वाली बात है और ये क्वेश्चन है हमारे लिए। तो ये सारा हम इसी चैप्टर में स्टूडेंट डिस्कस करेंगे। इसके बाद में देखेंगे कि क्या कुछ चैलेंजेस भी थे इनको, जो नेशन स्टेट में ये इवॉल्व होती चली गई, चीज़ें बदलती चली गई, तो उनके लिए क्या कुछ चैलेंजेस भी थे। तो चैलेंजेस का मतलब क्या है, चैलेंजेस इस सेंस में कि जब ये कुछ हो रहा था या जो कुछ चेंजेस हो रहे थे यूरोप में, तब क्या क्या प्रॉब्लम सामने आई थी और कैसे कैसे जो बदलाव हुआ वो सारा हम इसमें देखने वाले हैं। अब जो इंट्रोडक्शन है हमारा, जो चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, जहाँ से चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है, वो चैप्टर स्टार्ट होता है एक पेंटिंग के साथ में। पेंटिंग जो आपकी बुक में फर्स्ट पेज पर बनी हुई है, मैं आपको अभी शो करती हूँ। ये रही वो पेंटिंग स्टूडेंट जो आप देख पा रहे होंगे क्लियरली। अगर आपके पास बुक हो तो बुक में आप फर्स्ट पेज पर ही, जहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, वहाँ ये पेंटिंग देख सकते हैं। ये पेंटिंग को पेंट किया था फ्रेडरिक सोरियो ने। जब इन्होंने इसे पेंट किया था स्टूडेंट, तब उसमें एक कॉन्सेप्ट दिया था। वो कॉन्सेप्ट क्या था वो हम देखते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे स्टूडेंट, द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। ये कॉन्सेप्ट इन्होंने इस पेंटिंग के थ्रू दिया था जो मैंने अभी आपको शो की है, आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। तो इसमें मतलब वर्ल्ड वाइड जितनी भी सोशल रिपब्लिक कंट्रीज़ बनी हैं या बनना चाह रही थी, उनका सपना या उनका ड्रीम क्या था। तो उन्होंने बहुत ही यूटोपियन विज़न दिया है अपना। यूटोपियन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, ऐसा सपना जो आप सोच रहे हैं बट अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया। आप सोच रहे हैं पॉसिबल हो सकता है आगे, बट अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया, मीन्स वो पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। इस पेंटिंग में आप बुक में देखेंगे कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिख रही होगी, मैंने अभी आपको शो की थी तो आपने देखा होगा। स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाइट कलर की है और उसके पीछे एक रैली, यानी लोग रैली निकाल रहे हैं, लोग निकल रहे हैं। इसमें फ्रांस, यूएसए आगे निकल गए हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी से, और उनके हाथ में अपने अपने फ्लैग्स भी हैं, अपने अपने फ्लैग लिए हुए हैं जो उनको शो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यूएसए और फ्रांस जो आगे निकल गए हैं, इसका मतलब है इनको पहले आज़ादी मिल गई थी। इसके बाद जर्मनी है, जर्मनी का फ्लैग आप देखेंगे ट्राई कलर में ही है। और उसके बाद पेंटिंग के थ्रू जो चेंज आ रहा है यूरोप में, इस चेंज को डिस्क्राइब करने की कोशिश की है फ्रेडरिक सोरियो ने। अच्छा, अपनी पेंटिंग के थ्रू इन्होंने जो डिस्क्राइब किया है वो अभी चेंज पूरी तरह से हुआ नहीं है, बट एक क्या है, ड्रीम है वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेसी का, ठीक है। इसमें यही कॉन्सेप्ट उन्होंने देने की कोशिश की है और इसी चेंज के बारे में पूरा चैप्टर है। इसीलिए इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है स्टूडेंट, वो इस पेंटिंग से होता है। तो स्टूडेंट, हमने नेशनलिज्म के बारे में जाना कि नेशनलिज्म आखिर क्या होता है, नेशनलिज्म यूरोप में किस तरीके से आया है, और यूरोप में हम कौन कौन सी कंट्रीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं वो हमने जाना, फ्रांस, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन।
इससे पहले जब नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं थी तो ये नेशन स्टेट के प्लेस पर क्या हुआ करता था, तो ये हमने जाना मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर हुआ करते थे, जो राजा महाराजा वाला रूल हुआ करता था। इनकी कोई भी ज्योग्राफिकल टेरिटरी नहीं हुआ करती थी, जितने एरिया पर ये कैप्चर कर लेते थे जितने एरिया को, उतना इनका एम्पायर माना जाता था। अच्छा, ये चीज़ें धीरे धीरे यूरोप में चेंज हुई, तो किस तरह से चेंज हुई? अच्छा, जो हमारा इंट्रोडक्शन है चैप्टर का वो एक पेंटिंग से होता है जिसको फ्रेडरिक सोरियो ने बनाया था। उसमें उन्होंने एक यूटोपियन अपना विज़न दिया है। वो क्या दिया था कि ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, जो धीरे धीरे करके चेंज हो रहे थे बट हुए नहीं थे। उसके लिए क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़े, वो चैलेंजेस हम आगे अपने चैप्टर्स में देखने वाले हैं स्टूडेंट। इस लेक्चर में हमने आपको सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट बताया कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम फ्रांस के बारे में पढ़ेंगे या फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि फ्रांस में जो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म है वो किस तरीके से इवॉल्व हुआ था, किस तरीके से आया था, किस तरीके से चीज़ें चेंजेस हुई थी, वो हम पढ़ेंगे सबसे पहले। आफ्टर दैट हम जर्मनी, इटली, ब्रिटेन के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा और भी जो चैलेंजेस थे और चीज़ें कैसे बदली वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें स्टूडेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर में स्टूडेंट कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जो हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि उनका नेम अगर आगे आए तो हमको प्रॉब्लम ना हो उनको समझने में। स्टूडेंट, फ्रेडरिक सोरियो जो हमने अभी डिस्कस कर लिया, ये कौन थे? एक आर्टिस्ट थे। इन्होंने who visualized his dream of a world made up of democratic and social republic। सेकेंड स्टूडेंट जो हम पढ़ने वाले हैं वो जब हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे अपने सेकेंड लेक्चर में, तो नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पढ़ेंगे। कौन था ये? फ्रेंच डिक्टेटर था ये, who demolished the democracy। इन्होंने फ्रांस की डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दिया था। नेक्स्ट एक करेक्टर स्टूडेंट हमारे सामने आने वाला है लुइस फिलिप। लुइस फिलिप के बारे में हमें पढ़ना है। ये कौन थे? ही वॉज मेड अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क ऑफ फ्रांस आफ्टर जुलाई रिवॉल्यूशन 1830। इसके अलावा हम केसर विलियम फर्स्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ही वॉज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्पायर आफ्टर यूनिफिकेशन इन 1871। इसके अलावा स्टूडेंट हम गैसेपे मैज़िनी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ही इस्टेब्लिश यंग इटली सोसाइटी, कहाँ पर, कब? 1831 में। और गैसेपे गैरिबाल्डी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये आर्म वॉलंटियर थे, इनको बिस्मार्क कहा जाता है यहाँ का। और इसके अलावा स्टूडेंट हम कैमिलो डी कैवर के बारे में पढ़ने वाले हैं। इन्होंने भी मूवमेंट चलाई यूनिफाई करने के लिए। इसके अलावा विक्टर इमैनुअल सेकंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये बाद में किंग भी बने इटली के, और उसके बाद 1861 में ये पीएम भी बने वहाँ के। और इसके अलावा ऑटो एंड बिस्मार्क के बारे में पढ़ने वाले हैं। इन्होंने 3 टाइम वार की, 3 बार लड़ाइयाँ लड़ी जर्मनी को यूनिफाई करने के लिए। स्टूडेंट, इम्पॉर्टेंट टर्म में गैसेपे मैज़िनी जिन्होंने इस्टेब्लिश की थी यंग इटली, इनको सोल ऑफ इटली कहा जाता है, ये याद रखिएगा। और जो हमारे गैसेपे गैरिबाल्डी है ये आर्म्ड के वॉलंटियर थे, इन्हें बिस्मार्क ऑफ इटली कहा जाता है। और जो कैमिलो डी कैवर हैं इनको ब्रेन ऑफ इटली कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, मैज़िनी को सोल ऑफ इटली, गैरिबाल्डी को बिस्मार्क ऑफ इटली और कैवर को ब्रेन ऑफ इटली कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ये तीनों इम्पॉर्टेंट टर्म हैं इनके लिए, और 1 मार्क क्वेश्चन इनसे बन जाता है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट यहाँ कंप्लीट कर लिया है। अब हम जो सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे उसमें हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन से स्टार्ट करने वाले हैं। सो स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।